हेलो एवरीवन। आज हम समझने जा रहे हैं स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स और एलिमेंट्स को, जिसे हिंदी में कहते हैं राज्य के उद्देश्य और तत्व। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। हम स्टेट के मीनिंग, नेचर और फंक्शंस के बारे में समझ चुके हैं और वहां पर हमने ये जाना था कि डिफरेंट फिलोसफीज या थियोरीज ने नेचर ऑफ द स्टेट को अपने हिसाब से डिफाइन किया है। और इसीलिए जब हम स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स की स्टडी करते हैं वो भी हम अलग अलग पर्सपेक्टिव्स के थ्रू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है इंडिविजुअलिस्ट व्यू। नाम से ही आप समझ गए होंगे ये इंडिविजुअल के बारे में है। इंडिविजुअल को सुप्रीम मानता है। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू पॉइंट इंडिविजुअल एक एंड है और स्टेट एक मीन्स है। और इस व्यू पॉइंट के प्रोपोनेंट्स हैं J.S. मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, जॉन लॉक। तो एक ऐसा दृष्टिकोण जो इंडिविजुअल को सुप्रीम मानता है, उसके लिए स्टेट के या राज्य के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? वो भी तो इंडिविजुअल ओरिएंटेड होंगे। तो ठीक ऐसा ही यहां पर है। स्टेट का ऑब्जेक्टिव है इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करना, और इंडिविजुअल्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही स्टेट एग्जिस्टेंस में आती है। यहां तक कि स्टेट इंडिविजुअल्स के मामलों में इंटरफेयर भी नहीं करती है, उन मामलों में जो उसकी डेवलपमेंट को या प्रोग्रेस को अफेक्ट करते हैं। और स्टेट का जो एम होता है वो होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और एक देश को या एक स्टेट को फॉरेन एग्रेशंस या हमलों से बचाना। यहां तक कि तो मानते हैं कि इकोनॉमिक मैटर्स में भी स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। J.S. मिल की भी तो वो कहावत है कि वो गवर्नमेंट बेस्ट होती है जो लीस्ट इंटरफेयर करती है, क्योंकि जितना ज्यादा एक स्टेट इंटरफेयर करेगी उतना ज्यादा वो इंडिविजुअल की कैपेसिटीज को, उसके इनिशिएटिव को किल करेगी। और ये व्यू पॉइंट एसोसिएटेड है विद द क्लासिकल लिबरलिज्म। तो इनके लिए स्टेट है एक नेसेसरी इविल और स्टेट का उद्देश्य है इंडिविजुअल्स की प्रोटेक्शन करना। उसके बाद आता है आइडियलिस्ट व्यू या आदर्शवादी व्यू। प्रीवियस वीडियो देखने वालों को पता चल गया होगा कि ये क्या है। ये इंडिविजुअलिस्ट व्यू पॉइंट का ऑपोजिट है। इट इज रिलेटेड विद द आइडियलिस्ट थ्योरी, जो कि स्टेट को आइडलाइज करती है, स्टेट को एक मॉरल इंस्टीट्यूशन मानती है, कहती है कि स्टेट तो कभी गलत ही नहीं हो सकता है। तो ये स्टेट को एंड मानती है और इंडिविजुअल्स को एक मीन मानती है। इसके सपोर्टर्स कौन है ये भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं वहां पर। तो ऐसी स्टेट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऐसी स्टेट का ऑब्जेक्टिव होगा अपना वेलफेयर और अपनी एग्जिस्टेंस के लिए काम करना। तो एक स्टेट का ऑब्जेक्टिव है वर्किंग फॉर इट्स ओन वेलफेयर एंड एग्जिस्टेंस। और ये चाहती है कि एक स्टेट अपने इंडिविजुअल्स की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करे, चाहे वो इकोनॉमिक स्फेयर में हो, पॉलिटिकल स्फेयर में हो या सोशल स्फेयर में हो। और स्टेट ना ही एक मॉरल इंस्टीट्यूशन है, बल्कि उसकी एक अपनी पर्सनैलिटी भी है। उसकी एक अपनी विल या इच्छा है, जो कि सभी सिटीजन्स की विल या इच्छा है। सो दैट मीन्स कि जो स्टेट की विल है वो सिटीजन्स को फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि वो इंडिविजुअल्स की भी विल है। तो आइडियलिस्ट व्यू के अकॉर्डिंग तो ये इंडिविजुअल्स का उद्देश्य बन जाता है कि वो स्टेट को फॉलो करें, जो स्टेट करती है वैसा करें, उसकी मर्जी के अगेंस्ट ना जाएं, बिकॉज द इंडिविजुअल्स हैव नो प्लेस आउटसाइड द स्टेट एंड द इंडिविजुअल मस्ट सबऑर्डिनेट हिज विशेस टू द स्टेट। तो स्टेट इज सुप्रीम, इसीलिए आइडियलिस्ट व्यू में जो स्टेट की मर्जी है वही इंडिविजुअल्स को फॉलो करनी है। तो राज्य अपने वेलफेयर और एग्जिस्टेंस के लिए काम करता है, ये होता है उद्देश्य एक राज्य का। फिर उसके बाद आता है यूटिलिटेरियन व्यू, विच टॉक्स अबाउट द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। और इस व्यू के मेन प्रोपोनेंट हैं जेरेमी बेंथम। और इनके अकॉर्डिंग स्टेट का क्या उद्देश्य है? स्टेट का उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा हैप्पीनेस देना। That's why it talks about maximum happiness of the maximum number or the greatest happiness of the greatest number. स्टेट का कोई भी एक्शन कितना यूजफुल है, कितना यूटिलिटेरियन है, वो इस बात पर निर्धारित करता है कि वो कितने लोगों को प्लेजर पहुंचा रहा है, खुशी पहुंचा रहा है। तो अगर सरकार कोई एक ऐसा एक्शन लेती है, लेट्स से पेंशन्स बढ़ा देती है, तो एक स्टेट का एक्शन कितना जस्ट है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितने लोगों को प्लेजर या खुशी दे रहा है।
Pleasure and pain is the criteria to judge a state's action. तो अगर एक पॉलिसी ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुशी दे रही है तो वो सही है, बेशक वो कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाती हो, क्योंकि स्टेट का उद्देश्य क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को हैप्पीनेस पहुंचाना। यहाँ ये सभी लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैक्सिमम लोगों की बात कर रहे हैं, which means they are talking about majoritarianism. So this is the utilitarian view of the objective of the state. फिर आता है वेलफेयर व्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट। इसके मेन सपोर्टर हैं टी.एच. ग्रीन। इसके अलावा जी.डी.एच. कोल और लास्की को भी इसका सपोर्टर माना जाता है। तो जैसे कि नाम में ही मेंशन्ड है, वेलफेयर व्यू कहता है कि स्टेट को लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, और वही इसका ऑब्जेक्टिव है। स्टेट शुड इंश्योर द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड इट शुड ऑल्सो प्रमोट द सिविलाइजेशन ऑफ द पीपल। लोगों की सिविलाइजेशन को, उनके कल्चर को भी प्रोटेक्ट करने का काम स्टेट करे। तो स्टेट जो है वो वेलफेयर फंक्शंस को परफॉर्म करे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाए, उनको टैक्सेशन में रिलैक्सेशन दे, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाए, फ्री मेडिकल चेकअप की सुविधा दे, एजुकेशन से रिलेटेड वेलफेयर पॉलिसीज बनाए और लोगों की वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करें। क्योंकि अगर लोगों का भला होगा तभी स्टेट का भला होगा, तभी वो डेवलप कर पाएगी। ये मानना है वेलफेयर व्यू का, जिसको वेलफेयर लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म या पॉजिटिव लिबरलिज्म भी कहा जाता है। अब आते हैं अनार्किस्ट व्यू और मार्क्सिस्ट व्यू। ये दोनों ही स्टेट का एक नेगेटिव आउटलुक प्रेजेंट करते हैं। बात करें अगर अनार्किस्ट व्यू की, जिसे हिंदी में अराजकता कहा जाता है, इसके मेन सपोर्टर हैं पीटर करोपत्किन। अनार्किस्ट मानते हैं कि स्टेट की तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? कुछ भी नहीं। ये स्टेट को ह्यूमंस का मेन एनिमी मानते हैं और ये मानते हैं कि ह्यूमंस तो आपस में बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, तो वो अपने मैटर्स को, अपने अफेयर्स को खुद ही चला लेंगे, खुद ही रेगुलेट कर लेंगे, इसमें स्टेट की क्या जरूरत है? इसलिए स्टेट को तो अबॉलिश कर देना चाहिए। तो ये स्टेट के ही अगेंस्ट हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स की तो बात ही नहीं होती। फिर आता है मार्क्सिस्ट व्यू, जिसको कि मैं कई बार बता चुकी हूं। State is the instrument of exploitation at the hands of the dominating class. State exploitation का एक टूल है जिसके द्वारा वीकर क्लास का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। तो ऐसे व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग स्टेट का क्या उद्देश्य होगा? मार्क्सिस्ट मानते हैं कि स्टेट तो एग्जिस्टेंस में ही इसलिए आई ताकि प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो राज्य का उद्देश्य होता है कि जो डोमिनेटिंग क्लास होती है उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना और इसके साथ ही साथ वीकर क्लास को एक्सप्लॉइट करना। तो ये होते हैं राज्य के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट। हर थियोरी ने इसे अपने पर्सपेक्टिव से डिफाइन किया है, तो हम कह सकते हैं इसका कोई एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट नहीं है। आपको ये सभी के सभी व्यू पॉइंट्स बताने पड़ेंगे। बाकी कई बुक्स में आपने देखा होगा कि फंक्शंस को भी ऑब्जेक्टिव्स बनाकर प्रेजेंट किया गया है, तो आप भी वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप ये सारे व्यू पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दो, फिर जो मैंने पिछली वीडियो में फंक्शंस एक्सप्लेन करे हैं उन्हें ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट कर एक्सप्लेन कर दो। आपका अच्छा खासा टॉपिक बन जाएगा, एग्जामिनर ने भी इंप्रेस हो जाना है। अब शुरुआत करते हैं एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट की, जिन्हें एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है। और इसके बारे में तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि स्टेट 4 मेन एलिमेंट से बनती है और इनमें से अगर एक भी एलिमेंट ना हो तो स्टेट स्टेट नहीं कहलाएगी। और वो 4 एलिमेंट्स होते हैं पॉपुलेशन, टेरिटरी, सॉवरेनिटी एंड गवर्नमेंट। तो इसमें सबसे पहला एलिमेंट आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एक स्टेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि इसके बिना स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। और एक स्टेट की पॉपुलेशन या जनसंख्या किनसे बनती है? उन लोगों से जो उस स्टेट में परमानेंटली रहते हैं। ऑल्सो एक स्टेट के पास कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है। हालांकि प्लेटो और रूसो एक स्मॉल पॉपुलेशन को ही सपोर्ट करते थे। रूसो मानते थे कि स्टेट साइज में भी स्मॉल होनी चाहिए और पॉपुलेशन में भी स्मॉल होनी चाहिए। हालांकि इन मॉडर्न टाइम्स
दोनों ही तरीकों की स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। किसी की पॉपुलेशन ज़्यादा है और किसी की पॉपुलेशन कम है। और कई स्टेट्स तो ऐसी हैं जो साइज में तो बहुत बड़ी हैं, लेकिन उनके पास पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, विच मीन्स दे हैव लो पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे कि ग्रीनलैंड इसका एक एग्जाम्पल है। तो स्टेट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। जैसे कि इंडिया की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 140 करोड़ है। वहीं मोनाको, जो कि यूरोप में एक स्टेट है, उसकी पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 35,000 है। ओनली 35,000। हालांकि जिन स्टेट्स के पास ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उनके पास कुछ एडवांटेजेस होती हैं। उनके पास एक बिगर मैन पावर होती है, जिनको वो एक प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें तो एक स्टेट एक डेवलप्ड स्टेट बन सकती है। और ना ही एक डेवलप्ड स्टेट बल्कि एक सुपर पावर भी बन सकती है। तो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है स्टेट का। फिर उसके बाद आती है टेरिटरी। हर स्टेट की अपनी एक डिफाइंड टेरिटरी होती है, जिसके ऊपर उसकी ज्यूरिसडिक्शन होती है या क्षेत्राधिकार होता है। और उसी टेरिटरी में एक स्टेट की पॉपुलेशन रहती है। तो टेरिटरी साइज में बिग भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है। ग्रेनाडा की टेरिटरी सिर्फ और सिर्फ 348.5 स्क्वायर किलोमीटर्स है। वहीं इंडिया के पास 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी है, which makes it the 7th largest country in the world in terms of the area. तो एक देश की टेरिटरी में सिर्फ लैंड ही नहीं आता है, बल्कि जो अंडरग्राउंड मिनरल रिसोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं वो भी आती हैं, जो उसकी टेरिटरी में रिवर्स हैं वो भी आती हैं, और सी का भी कुछ पोर्शन आता है। 12 नॉटिकल माइल्स तक एक स्टेट के पास अथॉरिटी होती है। इनफैक्ट जो स्टेट का एरिया है उसके ऊपर जो एयर स्पेस एग्जिस्ट करता है वो भी स्टेट का ही पार्ट है। लेकिन कुछ लैंड या एरिया ऐसा होता है जो स्टेट के एरिया में होकर भी स्टेट की टेरिटरी का पार्ट नहीं होता है, स्टेट की टेरिटरी से एक्सक्लूडेड होता है। और वो होते हैं फॉरेन डिप्लोमैट्स के ऑफिसेस, जिसमें आते हैं हाई कमीशंस और एम्बेसीज। ये एम्बेसीज और हाई कमीशंस एक स्टेट में होकर भी उसकी टेरिटरी का पार्ट नहीं होती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में यूएसए की एम्बेसी है, इट वॉन्ट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। इसलिए भारत का जो लॉ है वो इन एम्बेसीज और हाई कमीशंस पर अप्लाई नहीं होता है। तो स्टेट की एक डिफाइंड टेरिटरी होती है, निर्धारित टेरिटरी होती है, जिसकी प्रोटेक्शन के लिए ये कार्य करती है। और इसी टेरिटरी पर स्टेट अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर सकती है, क्योंकि उसके पास जुरिस्डिक्शन होती है। तो अगर कोई अनडिफाइंड टेरिटरी है वो स्टेट का पार्ट नहीं कंसिडर्ड की जाएगी। और कई बार तो टेरिटरीज को लेकर दो देशों के बीच में या दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स भी हो जाते हैं, जिन्हें टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स कहा जाता है, जैसे कि कुरिल आइलैंड या साउथ चाइना सी। इसके बाद थर्ड एलिमेंट आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट स्टेट की एक एजेंसी होती है। स्टेट को रन एक गवर्नमेंट ही करती है। गवर्नमेंट्स की कई प्रकार की फॉर्म होती हैं। ये पार्लियामेंट्री भी हो सकती है, प्रेसिडेंशियल भी हो सकती हैं, या यूनिटरी और फेडरल भी हो सकती हैं। यूनिटरी फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम होती है और यूनिट्स के पास उतनी ही पावर होती है जितनी कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डेलीगेट की जाती है। वहीं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द रीजनल गवर्नमेंट्स। साथ ही साथ गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं, जो कि होते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज को बनाना, लॉ मेकिंग करना। एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉज को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम होता है लॉज को इंटरप्रेट करना। और किस प्रकार गवर्नमेंट्स में चेंज लाया जाता है? यूजुअली तो ये इलेक्शंस के थ्रू लाया जाता है। हर 4 या 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, जिसमें काफी सारे कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी होती हैं। लोग अपने पसंद के कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं और जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। पर कई बार वायलेंट मीन्स का भी सहारा लेना पड़ता है, और जब वायलेंट मीन्स का सहारा लिया जाता है तो कई बार तो ना ही सिर्फ गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, बल्कि स्टेट की फॉर्म भी चेंज हो जाती है। स्टेट डेमोक्रेसी से अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ चली जाती है।
तो ये गवर्नमेंट ही होती है जो लोगों के इंटरेस्ट में उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग लॉज बनाती है और उनको इन्फोर्स करती है। स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। And the final element is sovereignty, which is freedom from external control. स्टेट किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल कंट्रोल से फ्री होती है, तो अपने इंटरनल मैटर्स में भी वो फ्री है, एक्सटर्नल मैटर्स में भी फ्री है। उस पर किसी भी प्रकार से या किसी भी प्रकार का कोई बाहरी कंट्रोल नहीं है। यहां तक कि उसके पास लेजिटिमेट अथॉरिटी होती है फोर्स को यूज करने की। अगर स्टेट की टेरिटरी में कोई कुछ गलत करता है तो स्टेट के पास लेजिटिमेट अथॉरिटी होती है उसको पनिश करने की। दिस इज व्हाट सॉवरेनिटी इज। तो स्टेट के पास अपनी इंटायर टेरिटरी पर अथॉरिटी होती है। वो डोमेस्टिक पॉलिसीज बना सकती हैं एजुकेशन पर, कम्युनिकेशन पर, हेल्थ केयर पर या ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। साथ ही साथ फॉरेन पॉलिसीज भी उसके अंडर होती हैं। एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश कर सकती है और इस प्रकार अपनी एक फॉरेन पॉलिसी को भी डेवलप कर सकती है। इंटरनेशनल लेवल पर किस सिचुएशन में क्या करना है ये एक स्टेट ही डिसाइड कर सकती है, और यही एक ऐसा एस्पेक्ट है जो इसे बाकी एसोसिएशन से डिफरेंशिएट करता है। और अगर हम इंटरनेशनल लॉ की भी बात करें तो इंटरनेशनल लॉ में भी सभी स्टेट्स इक्वल हैं। कोई भी स्टेट दूसरी स्टेट से सुपीरियर नहीं है। सो इसका मतलब ये है दैट अ स्टेट इज इंडिपेंडेंट इन इट्स इंटरनल मैटर्स एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। वो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बना के पूरी अपनी टेरिटरी में लागू कर सकती है क्योंकि उसके पास ये अथॉरिटी होती है। सो दैट इज व्हाट सॉवरेनिटी इज। तो इन चारों एलिमेंट्स का होना एक स्टेट कहलाने के लिए जरूरी है, और इसी का एक एग्जाम्पल है यूएसएसआर। अपनी डिसइंटीग्रेशन से पहले यूएसएसआर 15 स्टेट्स का एक समूह या ग्रुप था। तो तब तक वो 15 स्टेट्स जिन्हें रिपब्लिक्स कहा जाता था, दे वर नॉट स्टेट्स। वो स्टेट्स नहीं कहला सकती थी क्योंकि उनके पास सॉवरेनिटी नहीं थी, दे वर नॉट सॉवरन। बट आफ्टर डिसइंटीग्रेशन जब वो 15 स्टेट्स एज इंडिपेंडेंट स्टेट्स इमर्ज हुई जिनके पास अपनी अपनी सॉवरेनिटी थी, तब वो स्टेट्स बनी। तो किसी भी स्टेट के पास अगर इन चारों में से कोई भी एक एलिमेंट एब्सेंट है, then it won't be called a state, as per the concept of state in political science. So this was today's topic, जिसमें हमने objectives and elements of the state को स्टडी किया। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।